दोस्तों आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम में 400 से ज़्यादा मार्क्स लाना है तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि इस चैनल पर सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर है इसका PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में बहुत पहले दे चुके हैं। तो ये वीडियो हम रिवीजन के लिए बना रहे हैं, यानी कि जो विद्यार्थी इस मॉडल पेपर को पढ़ चुके हैं या फिर जो नहीं भी पढ़े हैं उनके लिए ये रिवीजन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं। आप लोग सबसे पहले प्रश्न को खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। खुद से अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर साथ में कमेंट करते जाइएगा और लास्ट में बताइएगा कि कितने प्रश्न का उत्तर आपको सही सही पता था। आप लोग कमेंट करते जाइएगा। हम जैसे ही प्रश्न आपको दिखाएंगे उसका उत्तर अगर आपको मालूम है तो आप लोग साथ में कमेंट कर दीजिएगा कि इसका आंसर A होगा, B होगा, C होगा या फिर D होगा। इससे आपका रिवीजन का जो रिवीजन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और याद करने का क्षमता है वो बढ़ जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। दोस्तों ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच में हुई थी। तो आप लोग वीडियो रोक करके आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। हम वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम कंटिन्यू बताते रहेंगे। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है रूस और जर्मनी। अगर आपका आंसर D है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद आइए दूसरा प्रश्न में। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। यानी कि मार्च 1946 में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच में समझौता हुआ था उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों उसको हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। किस समझौता के नाम से? हनोई समझौता के नाम से। तो देखिए आपको ऑप्शन में हनोई समझौता नहीं दिया हुआ है, यानी कि हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन D हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए कहता है कि पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। दोस्तों पूर्ण स्वराज का मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में, किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1929 लाहौर अधिवेशन। क्या है? 1929 लाहौर अधिवेशन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है बारदौली, B है अहमदाबाद, C है खेड़ा और D है चंपारण। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा बारदौली, यानी कि बारदौली आंदोलन के दौरान सरदार भाई वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए पांचवा क्वेश्चन कहता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1881 में, यानी कि ऑप्शन C हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए छठा प्रश्न में। देखिए कहता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। दोस्तों पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ A में श्रमिक वर्ग, B है मध्यम वर्ग और D है कृषक वर्ग और D है सभी वर्ग। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी वर्गों के लिए, यानी कि श्रमिक वर्ग के लिए भी हुआ था, कृषक वर्ग को भी शोषण हुआ था और मध्यम वर्ग को भी शोषण हुआ था, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन D हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए सातवां क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। दोस्तों कहता है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो इसका जो उत्तर है वो कौन है? औद्योगिक क्रांति, यानी कि ऑप्शन B हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए
कहता है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। दोस्तों भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी, तो 1990 के दशक में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 9वां प्रश्न कहता है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि जो गुटेनबर्ग था वो सबसे पहले किस पुस्तक का छपाई किया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बाइबिल का, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए में भारत, बी है जापान, सी है चीन और डी है अमेरिका। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है चीन। सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, चीन में हुई थी। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 11 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। कहता है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है बेंजीन, बी है यूरिया, सी है एंड्रीन और डी है फॉस्फोरस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एंड्रीन, यानी कि एंड्रीन है वो मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। देखिए कहता है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा। यानी कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन दिया हुआ है फ्लोराइड, क्लोराइड और सैनिक और डी दिया गया है लोहा। क्या दिया गया है, लोहा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्सेनिक का, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 13 नंबर सवाल कहता है कि संविधान की धारा का संबंध है। दोस्तों संविधान की धारा का संबंध है। तो देखिए ऑप्शन आपको दिया हुआ है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। यानी कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया, धारा सिर्फ दिया हुआ है धारा 21 का संबंध है। दोस्तों लिखा हुआ रहेगा धारा 21 का संबंध है किससे है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। इसको आप लोग क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, धारा 21 का संबंध वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 14 नंबर सवाल कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 7%। यानी कि बिहार में मात्र 7% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नीज, टीन, लोहा और बॉक्साइड। तो देखिए एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइड का आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो बॉक्साइड है वो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 16 नंबर सवाल कहता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। यानी कि कहता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ऑप्शन आपको दिया हुआ है असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और मेघालय। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। यानी कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य का जो सूरज से हम लोग बिजली उत्पादन करने के लिए सोलर पैनल का प्रयोग करते हैं वहाँ पे लगाए जा सकते हैं। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन दिया हुआ चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग और विद्युत उपकरण उद्योग।
तो देखिए इसका जो उत्तर होगा बहुत आसान है, आपको पता होगा कि खिलौना है वो छोटे पैमाने का उद्योग है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न में कहता है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। दोस्तों कहता है कितने विकसित हैं, यानी कि कहता है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 5। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कहता है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए अभी तो बहुत हो गया है, लेकिन पहले जो था यानी कि बुक के अनुसार आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 6283 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को कहा जाता है। तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, तो स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न 21वां क्वेश्चन देखिए। कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लोग लैंगिक विभाजन का बात करते हैं तो इसका जो अभिप्राय होता है वो होता है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 22वां सवाल, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। कहता है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही नहीं है, सॉरी कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बी है यह एक धर्म की राजकीय धर्म मानता है। उसके बाद लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी नहीं है। और डी दिया गया महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। तो देखिए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी कि यहाँ पर भेदभाव नहीं है। चलिए उसके बाद आइए 23 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ऑप्शन आपको दिया हुआ है यह विविधता को अपने में समेट लेती है। बी है देश की एकता को कमज़ोर करती है। उसके बाद सी है फैसले लेने में देरी करती है। और डी है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, देश की एकता को कमज़ोर करती है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 24वां सवाल कहता है कि वर्ष 1975 को भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है। तो देखिए जो 1975 हुआ था, 1975 में कहता है कि भारतीय राजनीति के किस लिए जाना जाता है। तो देखिए क्या हुआ था कि 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री जो थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा राजनीति में, तो देश में आपातकाल लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया। दोस्तों बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो देखिए नर्मदा घाटी परियोजना है वो कहाँ कहाँ है, तमिलनाडु में है, केरल में है और कर्नाटक में है। तो देखिए तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ये प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न। देखिए 27वां सवाल कहता है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। दोस्तों लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है, तो राजनीतिक दल को। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ये प्रश्न भी बार बार पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद देखिए
अगला प्रश्न कहता है कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। दोस्तों दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो ऑप्शन आपको दिया हुआ सांसदों और विधायकों पर, बी है राष्ट्रपति पर, सी है उपराष्ट्रपति पर और डी है इनमें से सभी पर। तो देखिए जो दल बदल कानून है वो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, इसको आप लोग याद रखिए। हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। दोस्तों जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। दोस्तों कहता है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, कृषि क्षेत्र आता है। कौन आता है, कृषि क्षेत्र आता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। यानी कि कोई देश का प्रति व्यक्ति आय है वो अधिक है तो उस देश को हम लोग कैसा देश कहेंगे, तो विकसित देश कहेंगे। यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों आपके लिए एक सवाल है, बताइए कि जो भारत है वो कैसा देश है। आपको ऑप्शन देते हैं विकसित, अविकसित और विकासशील। आपको तीनों ऑप्शन में बताइए कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आप लोग इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए, कहता है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यानी कि बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ का प्रति व्यक्ति आय हो वो सबसे अधिक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा पटना का। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। दोस्तों भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है, तो आपको पता होगा कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है आरबीआई। क्या है, आरबीआई। आप लोग देखते होंगे कि जो नोट होता है उसमें उसमें क्या लिखा हुआ होता है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि जो केंद्रीय सरकारी बैंक है वो कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यानी कि ऑप्शन ये हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए, ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार आते हैं कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया। दोस्तों व्यावसायिक बैंकों का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 ईस्वी में किया गया था। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए, कहता है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत और इनमें से सभी। तो देखिए फिलहाल जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो तीनों है, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत ऊर्जा भी है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यानी कि सब बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में फोर्ड मोटर, बी है सैमसंग, सी है कोका कोला और डी है इनमें से सभी। देखिए तीनों जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी कहने का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग देशों में, सिर्फ मतलब कि भारत में या फिर सिर्फ अमेरिका में कोई अगर पर्टिकुलर देश में ही सिर्फ रहेगा उसको राष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। लेकिन बहुत सारे जो विदेशी कंपनी भी यहाँ पे प्रोडक्ट भेज रहा है उसी को कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। और सैमसंग, कोका कोला, फोर्ड मोटर ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि बहुत सारे देश में यह कंपनी चल रही है। चलिए उसके बाद देखिए 37वां क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। इसको आप लोग याद रखिए, कब मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। अब चलिए उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न देखिए, कहता है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ कर सकता है। यानी कि कोई वस्तु का जो मूल्य है वो 20 लाख से अधिक है
और 1 करोड़ से कम है, तो अगर कोई उपभोक्ता यानी कि कोई जो ग्राहक होगा उसका शिकायत कहाँ कर सकता है, यानी कि उस प्रोडक्ट में अगर कोई तरह का दिक्कत है तो वह अपना शिकायत कहाँ कर सकता है। देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में जिला फोरम, बी है राज्य आयोग, सी है राष्ट्रीय आयोग, डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका शिकायत है वो राज्य आयोग को कर सकता है। किसको कर सकता है? राज्य आयोग को। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है उसको ही सुनामी कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, समुद्र में भूकंप आना। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए फिर से बनकर आता है, बताइए कि सुनामी को इंग्लिश में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका जो स्पेलिंग होता है वो कैसे लिख सकते हैं। जो टैलेंटेड स्टूडेंट होंगे वही इसका जवाब दे पाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब सिर्फ 10% लोग दे पाएंगे, यानी कि 100 विद्यार्थी में से सिर्फ 10% विद्यार्थी इसका जवाब दे पाएंगे। और जो इसका जवाब दे पाएंगे वो गारंटी है कि 450 से ज़्यादा नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में ला सकते हैं। अगर मेहनत करेंगे तो ला सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि सुनामी को अंग्रेजी में हम लोग कैसे लिखते हैं। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है, यानी कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर सबसे ऊपरी जो स्थित केंद्र होता है पृथ्वी पर उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अधिक केंद्र यानी कि ऑप्शन भी हमारा सही उत्तर है। उसके बाद देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कौन है? तो मोर है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। दोस्तों किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? आपको ऑप्शन दिया गया है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है वो कहाँ है? एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। तो इसको आप लोग याद रखिए, सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए उसके बाद आइए 43 नंबर क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए कहता है कि इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा घड़ियाल। दोस्तों घड़ियाल है वो केवल भारत में ही पाया जाता है। आपको कहीं कहीं पर इसका उत्तर डॉल्फिन भी मिल जाएगा, लेकिन यह आंसर सही नहीं है। इसका आंसर जो सही है वो क्या है? घड़ियाल है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। दोस्तों टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो टेक्सोल एक जड़ी बूटी है, यानी कि यह एक मेडिसिन के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसका जो उपयोग होता है वो कैंसर में होता है, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी है। अब देखिए 45वां क्वेश्चन कहता है कि चरक का संबंध किस देश से है। दोस्तों चरक का संबंध किस देश से है? तो देखिए चरक को क्या कहा जाता था? आचार्य चरक कहा जाता था। और ये वैद्य थे, क्या थे? वैद्य थे, यानी कि जड़ी बूटी से लोगों का इलाज करते थे। ये महान यानी कि वैद्य थे। तो जो चरक हैं वे कहाँ के थे? तो भारत के थे, यानी कि इनका जो संबंध है वो भारत से है। चलिए उसके बाद आइए 46 नंबर सवाल में। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहता है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया, यानी कि वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका उत्तर होगा 3 वर्गों में। चलिए उसके बाद आइए 47 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 7%। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आंसर क्या होगा? 7% होगा। चलिए उसके बाद 48 नंबर सवाल। देखिए ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार आते हैं, तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। देखिए कहता है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, यानी कि कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है भारत में? तो हमारा उत्तर होगा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, यानी कि हमारा उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। इसको आप लोग कंठस्थ याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए कहता है संविधान की धारा 21 का संबंध है। दोस्तों जो धारा 21 का संबंध है
ये देखिए पहला क्वेश्चन है, आपको बताएं तो थोड़ा सा वहाँ पर मिस टाइपिंग हो गया था, इसलिए ये क्वेश्चन देखिए फिर से लेकर आए हैं। ये जो संबंध है वो किससे है, तो वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए, कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में भारत में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो हमारा आंसर होगा विश्व आपदा कन्वेंशन, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए एक कॉमन नंबर क्वेश्चन, कहता है कि मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार, यानी कि मैंग्रोव्स वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में, यानी कि सुंदरबन में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 53 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, तो इसका उत्तर होगा 20.60%, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 53 नंबर सवाल, कहता है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश का कुल कितना प्रतिशत वन है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 60.11%, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 54 नंबर सवाल, कहता है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 35,500, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 55 नंबर सवाल, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। कहता है कि एक एनजीओ की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, तो इसका उत्तर होगा 4 अरब हेक्टेयर पर। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 56 नंबर सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। कहता है कि पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है, पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है 20%, 33%, 23% और 43%। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 33%, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए कुनैन किस रोग की दवा है, दोस्तों कुनैन है वो किस रोग की दवा है, तो देखिए कुनैन है वो मलेरिया की दवा है। उसके बाद देखिए उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो देखिए कुनैन है वो सिनकोना से प्राप्त होता है, किससे होता है, सिनकोना से, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए 59, कहता है कि बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ, दोस्तों बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ था, तो 1973 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है। चलिए उसके बाद आइए 61 नंबर सवाल में, देखिए कहता है कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है, दोस्तों घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है, तो इसका आंसर होगा मुरैना में। कहाँ है, मुरैना में है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए 62 नंबर सवाल, कहता है कि भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है, यानी कि उजला बाघ का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नंदनकानन में, यानी कि उड़ीसा में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए 63 नंबर सवाल, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए कहता है कि संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है, यानी कि जिसमें संकटग्रस्त पेड़ पौधे होते हैं और उसकी प्रजातियों का जो सूची तैयार किया जाता है उसको कहा जाता है रेड डाटा बुक। क्या कहा जाता है, रेड डाटा बुक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन
बी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए 64वां सवाल। कहता है कि साल किस वन का वृक्ष है। दोस्तों साल है वो किस वन का वृक्ष है। तो ऑप्शन दिया हुआ है सदाबहार, बी है डेल्टाई, सी है शुष्क और डी है पतझड़। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साल जो है वो पतझड़ टाइप के वृक्ष का। उसके बाद आइए कहता है कि हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था। दोस्तों हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था। तो हमारा होगा नॉर्मन मेयर्स, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 66 नंबर सवाल। कहता है कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र 1986 ईस्वी में कहाँ विकसित किया गया। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा नीलगिरी में। कहाँ स्थापित किया गया था, नीलगिरी में स्थापित किया गया था। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में सबसे पहले नीलगिरी में विकसित किया गया। चलिए उसके बाद देखें कहता है कि वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई। दोस्तों वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो 1952 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ। दोस्तों प्लाईवुड का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो आपको ऑप्शन दिया 1920, उसके बाद है 1880। देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, 1880। उसके बाद है सी में 1990 और डी दिया गया है 2000 ईस्वी में। दोस्तों ये भी क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन का जवाब हम दे चुके हैं। तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर सही क्या हो सकता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि सुंदरवन है। दोस्तों सुंदरवन क्या है, सुंदरवन कहाँ है। तो पश्चिम बंगाल में, आपको पहले बताए हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है। तो ऑप्शन दिया हुआ है सोना, तांबा, लोहा और मैग्नीज। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा लोहा। चलिए उसके बाद देखें कहता है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। यानी कि सीमेंट उद्योग में कच्चा माल जो प्रमुख है वो क्या है। तो चूना पत्थर है। क्या है, चूना पत्थर है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बॉक्साइट होगा। चलिए उसके बाद देखें कहता है कि भारत का कौन सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा और झारखंड। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक है वो सबसे ज़्यादा लौह उत्पादन करता है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। दोस्तों कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो ऑप्शन दिया हुआ है सोना, टीन, अबरख और ग्रेफाइट। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अबरख। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों उड़ीसा है वो मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए 77 नंबर सवाल। कहता है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। कौन है जो लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन दिया हुआ ए में मैग्नीज, बी है अबरख, सी है बॉक्साइट और डी है चूना पत्थर। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा मैग्नीज। ये भी क्वेश्चन देखिए 78 नंबर। ये भी क्वेश्चन बार बार आते हैं। कहता है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए 79 में। कहता है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। दोस्तों कहता है कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। ऑप्शन दिया हुआ है लिग्नाइट, बिटुमिन, हेमाटाइट और इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेमाटाइट, यानी कि लोहे का अयस्क कौन है, हेमाटाइट है।
चलिए उसके बाद देखिए 80 नंबर सवाल कहता है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा लगभग 100 खनिज, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो आप लोग CKTarget.com वेबसाइट से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप पर चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आपको यहाँ पर भी PDF मिल जाएगा। या फिर आप लोग हाई टारगेट का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर से भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।